डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। इसमें डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आने के बाद एटम को फंडामेंटल यूनिट ऑल मैटर एज्यूम कर रहे थे। सब एज्यूम क्या कर रहे थे, उसको मान रहे थे। बिल्कुल उसको ये क्या कंफर्म हो गया कि किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट है वो कौन है, एटम है। लेकिन कोई रिसर्च जब होती है, उस रिसर्च के बाद जो साइंटिस्ट होते हैं उस टाइम के, तो वो क्या करते हैं कि यार इसमें भी कुछ है क्या, इसमें भी कुछ है, कुछ और क्लू ढूंढें, कुछ और है क्या। तो इस टाइप से उस समय के साइंटिस्ट रिसर्च करने लगे और उन्होंने क्या देखा कि एटम जो है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं होता मैटर की, उसके अंदर भी कुछ ऐसे सब पार्टिकल हो सकते हैं। और वो सब पार्टिकल माने तो तब जाएंगे जब रिसर्च हुई। रिसर्च के बेस पर जो रिजल्ट आए, एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो रिजल्ट आए, वो है कैथोड रेज डिस्कवर हुई। तो इसलिए इस प्रैक्टिकल का नाम है या एक्सपेरिमेंट का नाम है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। इसको आप बोलेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे, ठीक है। ये जो प्रैक्टिकल है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, सॉरी मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट जूलियस प्लकर, विलियम क्रूक, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने, जो मैं यहाँ बनाने वाला हूँ, कि पहले दिन ऐसा आ गया होगा। इससे पहले के जो साइंटिस्ट हैं वो भी अपने एफर्ट लगा रहे होंगे। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट एफर्ट माइकल फैराडे ने 1830 में माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया था कि अगर आप, उन्होंने मेनली तो सॉल्यूशन के लिए बताया था कि अगर आप सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दें तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, डीकम्पोज होता है, और उसके जो पार्ट्स हैं वो इलेक्ट्रोड पर क्या होने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं, इलेक्ट्रोड पर जमा होने लग जाते हैं। ये माइकल फैराडे अपनी उस एक्सपेरिमेंट से बता रहे थे उस टाइम। उनकी इस बात को लेकर जूलियस प्लकर और विलियम क्रूक ने क्या काम किया कि जो वो काम सॉल्यूशन पर कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने का, ये काम जूलियस प्लकर विलियम क्रूक ने किस पर किया, गैसेस पर कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी किस पर फ्लो करा दी, गैसेस पर। अब इलेक्ट्रिसिटी अगर गैसेस में फ़्लो करानी है तो इसके लिए उन्होंने अपना एक पूरा जो सेटअप बनाया, वो सेटअप मैं यहाँ बना रहा हूँ। और उस सेटअप में उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली। उस ग्लास ट्यूब को हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होगी उसमें। और ये डिस्चार्ज ट्यूब बिल्कुल ऐसे थी जैसे अब से कुछ साल पहले घर पर ट्यूबलाइट यूज़ होती है ना, ये इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब में 2 मेटल इलेक्ट्रोड लगे थे, और ये समझ लीजिए मेटल इलेक्ट्रोड इस टाइप से सेट थे कि इस डिस्चार्ज ट्यूब की बॉल में फ्यूज़ थे, बिल्कुल मतलब कनेक्ट थे, फ्यूज्ड होना उसको कह रहे हैं। ये कैथोड है, नेगेटिव चार्ज है, ये एनोड है, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक। और इसको बोलते हैं आप डिस्चार्ज ट्यूब। इन इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज सोर्स से इन्होंने कनेक्ट कर दिया। हाई वोल्टेज सोर्स का मतलब है 10,000 वोल्ट। अब ऐसा नहीं है कि 10,000 वोल्ट बिल्कुल ऐसा डाटा है कि 10,000 ही होगा। आप समझ लीजिए एनसीईआरटी में 5,000 to 10,000 लिखा है, आईसीएसई बोर्ड में इसको और ऊपर रह गए हैं, 10,000 वोल्ट से ऊपर लिखा है। तो आप समझिए कि एक हाई वोल्टेज सोर्स है, मीन्स 10,000 वोल्ट पर उन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया हुआ है। और ये इलेक्ट्रोड उस डिस्चार्ज ट्यूब में कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। इस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर को बड़ा लो किया गया। ये वैक्यूम पंप है और इसमें उन्होंने प्रेशर लिया 10⁻⁻² to
10⁻³ mm Hg मरकरी पारा, ठीक है, इतना लो प्रेशर। क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होना है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी है, माने डिस्चार्ज होना है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये नहीं है कि जूलियस प्लेकर विलियम क्रूग को पहले दिन पता चल गया कि हम डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, उनको पहले दिन से नहीं पता था। उन्होंने किसको बेस बनाया, माइकल फैराडे के प्रैक्टिकल को। उस समय के जो साइंटिस्ट थे वो डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा हम भी ऐसा ही डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। और डिस्चार्ज तभी होगा जब वोल्टेज हाई हो और प्रेशर कैसा हो, लो। अब वो कितना प्रेशर लो करना है, कितना प्रेशर हाई कर, मतलब सॉरी लो में भी कितना लो करना है, ये उनके एक्सपेरिमेंट के मतलब वो बार बार करने के उसके बाद जाके ये रिजल्ट आया कि 10⁻² से 10⁻³ mmHg प्रेशर रखेंगे और वोल्टेज लगभग इतना होगा, माने हाई वोल्टेज होगा, और इलेक्ट्रोड आपके की हेल्प से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे। इधर ध्यान से देखो, ये जो वैक्यूम पंप है इसकी मतलब इसकी हेल्प से क्या हुआ होगा, अंदर की जो गैस है उसको उन्होंने बाहर किया होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 100% गैस बाहर हो गई होगी, थोड़ी अमाउंट में तो गैस होगी। या ये कहें कि इसके अंदर क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट हो गया होगा, और जो गैसेज मॉलिक्यूल हैं वो कम अमाउंट में होंगे, बहुत कम अमाउंट में गैसेज मॉलिक्यूल होंगे। अब उन्होंने इतनी वोल्टेज पर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने से क्या हुआ कि इनविजिबल कुछ चीज़ें, पार्टिकल कह लें, रेज फॉर्म में कह लें, उस समय ऐसा आइडिया कुछ नहीं था उन्हें, बस उन्हें ये लगा कि कैथोड की साइड से एनोड की साइड इनविजिबल रेज जा रही हैं, और यहाँ पर एनोड या एनोड से पीछे एनोड पर पहुँच रही हैं। तो कुछ ऐसा बहुत हल्का सा उन्हें ऐसा मिला कि ग्रीन कलर की लाइट, ग्रीन कलर की जो लाइट है वो एक चमक के लिए उनको दिख रही है, मींस ग्रीन ग्लो हो रहा है। ठीक, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं आपको एक्सपेरिमेंट, बहुत कम उन्हें ऐसा ऑब्जर्वेशन मिला। वो इनविजिबल है इसलिए इसको डेड डैश करके बना रहे हैं। तो ये कैथोड से आ रही थी इसलिए इनको उन्होंने नेम दे दिया कैथोड रेज। ठीक, अब यहीं पर एक बात देखो, अभी कुछ बुक में या कुछ जब टीचर पढ़ाते हैं या आप अपने साथियों से डिस्कस करते होंगे तो वो सीधे एक बात कहते हैं कि यहाँ पर जिंक सल्फाइड की लेयर थी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई हुई थी उन्होंने। ये अगर आप स्टार्टिंग में देखें ना, तो जब जूलियस प्लेकर और विलियम क्रूग ये प्रैक्टिकल कर रहे थे ना, तो अरेंजमेंट इस टाइप का था। जब उन्होंने देखा कि हमारा ऑब्जर्वेशन परफेक्ट नहीं आ रहा है, वो जो ग्रीन ग्लो आ रहा है उतना ठीक सफिशिएंट नहीं आ रहा है कि जिससे वो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने क्या काम किया कि जो ग्लास बॉल थी डिस्चार्ज ट्यूब की, उस पर क्या लगाया उन्होंने, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई, या फ्लोरेसेंट सब्सटेंस होता है जिंक सल्फाइड, तब उन्होंने जिंक सल्फाइड लगाया था बाद में। तो मैं इसी डायग्राम में चेंज कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप दूसरा बनाएंगे। अब उन्होंने ये लगाया, तब लगाया था उन्होंने ये ZNS, जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब ये क्या होता है, जब उन्हें ग्रीन ग्लो थोड़ा थोड़ा सा मिल रहा था, उन्होंने ये लगाया, तो ये लगाने से फ्लोरेसेंट स्क्रीन इसको बोलते हैं, और इसका काम होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल इस पर स्ट्राइक कर जाए, इससे टकरा जाए, तो फिर क्या होता है, वहाँ पर चमक आती है, वहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस होता है, चमक उत्पन्न होती है। अब ये वो सोच रहे थे यार हमने एनोड लगाया हुआ है बिल्कुल एकदम, मतलब वहाँ से कोई होल वगैरह भी नहीं है। तब उन्होंने मतलब इस बाद में एक तो चेंज ये किया कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई, और दूसरा काम क्या किया, उस एनोड में क्या कर दिए, होल्स कर दिए। एनोड में क्या कर दिए, होल्स कर दिए, जिससे जो भी यहाँ से इधर से जा रहा है वो उन होल को पास करे और सफिशिएंट अमाउंट में इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर स्ट्राइक करे। तो जो ग्रीन कलर का ग्लो था अब वो ज़्यादा आने लगा। तो वो इससे ये समझ गए। हाँ, एक बात और बताता हूँ, देखो इसी एक्सपेरिमेंट में, ये बड़ी डिटेल की बात है, जब उन्होंने ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन इधर लगाई तो उन्होंने इधर भी लगाई थी ये स्क्रीन।
लेकिन इधर उन्हें कोई ग्रीन कलर की ग्लो या कोई किसी भी कलर का ग्लो नहीं मिल रहा था। ये ध्यान से सुन लो, कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट में स्टार्टिंग में कोई डिस्चार्ज ट्यूब की बॉडी पर कोई फ्लोरोसेंट स्क्रीन नहीं थी, एनोड में कोई होल नहीं थे, वो मेटल की प्लेट थी। लेकिन कैथोड से एनोड की तरफ उन्होंने कुछ जब शाइनिंग देखी, ग्लो देखा, तो उन्होंने इसमें थोड़ा सा अपडेट किया अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने एनोड में होल किए। उस एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों साइड फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई, माने जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई। अब उन्हें वो जो पहले डाटा मिल रहा था, पहले जो ऑब्जर्वेशन था, वो क्या मिल रहा है, ज़्यादा ग्रीन कलर का जो ग्लो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, हरे रंग की जो चमक है वो ज़्यादा आ रही है, इस साइड कुछ भी नहीं ग्लो आ रहा है। तब उन्होंने कहा कि कैथोड से कुछ इनविजिबल रेज फॉर्म में जा रहे हैं और यहाँ पर ग्रीन कलर की ग्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कैथोड से आ रहे हैं, इसलिए इस रेज को क्या कहा उन्होंने, कैथोड रेज। अच्छा, वो ये क्यों कह रहे हैं कि ये मतलब रेज फॉर्म में जा रहे हैं, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी ना। अब भाई पार्टिकल तो हम तब कहेंगे ना, जैसे मान लीजिए वो रेस्ट फॉर्म में हो, रुका है तो हम कह देते हैं कि चलो पार्टिकल है, और वही पार्टिकल को आप बहुत तेज़ दौड़ाओगे तो वो रेज जैसा लगेगा ना। तो इसलिए उन्होंने, ये स्पीड बहुत फास्ट थी, रीज़न वही क्योंकि वैक्यूम था, वैक्यूम में तो स्पीड फास्ट होनी है ना चार्ज पार्टिकल की। उस समय नहीं पता है उनको चार्ज पार्टिकल है, लेकिन है तो चार्ज पार्टिकल ना, तो कंफर्म हो रहा है, क्योंकि इसके बाद जब वो ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताया तभी तो बताएंगे कि चार्ज पार्टिकल है। तो ऐसे डिस्कवरी हुई कैथोड रेज की। तो लो प्रेशर का काम क्या हुआ, अंदर वैक्यूम क्रिएट करना, गैस को, और वैक्यूम पंप की हेल्प से गैसेज मॉलिक्यूल को, मोस्टली गैसेज मॉलिक्यूल को बाहर निकालना, कम अमाउंट में गैसेज मॉलिक्यूल रहेंगे। तो स्पेशली कैथोड से वो रेज फॉर्म हुई और एनोड की तरफ गई, इसलिए उनको कहते हैं कैथोड रेज। इन कैथोड रेज की स्टडी जे थॉमसन ने बहुत लंबे टाइम तक की, और ये कहा कि कैथोड रेज स्मॉल पार्टिकल से बनी होती हैं। उन स्मॉल पार्टिकल्स को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो जे थॉमसन को जाता है। वरना कैथोड रेज वाले प्रैक्टिकल का पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप जूलियस प्लेकर और विलियम क्रूक ने किया था, और उन्होंने भी किसके बेस पर किया था, माइकल फैराडे 1830। और 1830 में माइकल फैराडे बता रहे हैं कि सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं तो उसका डिकम्पोजिशन हो जा रहा है और फिर वो कैथोड एनोड पर डिपॉजिट हो जा रहा है। उसको बेस मानकर ये दोनों साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट का सेटअप बनाते हैं और क्या करते हैं, 19वीं सेंचुरी के लास्ट तक कैथोड रेज डिस्कवर होती है। तो जो काम वो सॉल्यूशन में कर रहे हैं, ये दोनों किस में कर रहे हैं, गैसेज में। और गैसेज में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए क्या करा जा रहा है, डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट बनाया जा रहा है। क्लियर होगी इतनी बात। जे थॉमसन को क्यों क्रेडिट जाता है, क्योंकि जे थॉमसन ने कैथोड रेज की लॉन्ग टाइम स्टडी की, और उससे उन्होंने ये बताया कि कैथोड रेज जिन स्मॉल पार्टिकल्स से फॉर्म होती हैं, उन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, जल्दी से इसको देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी, कैथोड रेज मूव कर रही हैं कैथोड से एनोड की तरफ। कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही हैं तो खुद कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव से दूर जा रही है, पॉजिटिव की तरफ को आ रही हैं। तो आपको पता है ना कि जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपल्सन, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्शन शो करते हैं, वो नज़दीक आते हैं। तो ये माइनस से दूर जा रही हैं, प्लस की तरफ जा रही हैं, तो कैथोड रेज कैसी होती हैं, दीज रेज आर नेगेटिव। और जो इनके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो भी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। सेकंड, अगर आप इन रेज को, कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में पास कराएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस माइनस होता है, मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। तो अगर आप कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में पास कराएंगे तो इनका क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। मींस अगर ये स्ट्रेट आ रही हैं तो फिर क्या हो जाएंगी, इस टाइप से।
ये कैथोड रेज है और ये प्लस ये माइनस, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कैथोड रेज नेगेटिव रेज हैं, तो वो किस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई? पॉजिटिव की तरफ, इससे दूर भागेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कैथोड रेज में क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। थर्ड प्रॉपर्टीज़, कैथोड रेज जो कि एक्सपेरिमेंट में भी बात क्लियर हो गई है, जब एनोड को पास करते हुए डिस्चार्ज ट्यूब के फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर स्ट्राइक करती हैं, तब ग्रीन कलर की क्या करती हैं? ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, फ्लोरोसेंस होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ये रेज जो कैथोड रेज होती हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, माने हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। और इसको कैसे बताया उन्होंने हाई काइनेटिक एनर्जी होती है? इनके पाथ में, कैथोड रेज के पाथ में कोई जो है लाइट वेट पैडल व्हील उन्होंने रखा, और उन्होंने क्या देखा कि जब ये इससे पास होती हैं तो इसको क्या कर देती हैं? रोटेट कर देती हैं, घुमा देती हैं। तो ये पैडल व्हील क्या होता है? घूमने लगता है। तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ऐसा इसलिए इससे पता चल रहा है कि वो पैडल व्हील को घुमा दे रहे हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टीज़, कैथोड रेज फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देती हैं? ब्लैक कर देती हैं। मीन्स उसके लिए क्या है? उसको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। एक पॉइंट क्या है? ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देंगी? ब्लैक कर देती हैं, माने उसको इफ़ेक्ट कर रही हैं। एक पॉइंट है, इनमें क्या होता है? हीटिंग इफ़ेक्ट होता है। कैथोड रेज में कैसा इफेक्ट होता है? हीटिंग इफेक्ट, माने जब कैथोड रेज पास होती हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है? हीट, टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो कैथोड रेज में हीटिंग इफेक्ट भी होता है। कैथोड रेज की हेल्प से आप वो सुना एक्सरेज, कभी हड्डियाँ वगैरह फ्रैक्चर होती हैं तो हम कहते हैं ना एक्सरे करा के आए, तो इनका प्रोडक्शन कैथोड रेज से ही होता है। कैथोड रेज फॉर्म करती हैं एक्सरेज को, करती ऐसे हैं। इस प्रैक्टिकल को कहते हैं कुलीज, एक साइंटिस्ट थे, कुलीज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कुलीज नलिका से एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा बता देता हूँ होता क्या है। जब कैथोड रेज को आप हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल पर स्ट्राइक कराते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। जब उस पर आप स्ट्राइक कराते हैं तो स्ट्राइक होने के बाद जो रेज फॉर्म होती हैं उनको बोलते हैं एक्स रेज, और उसका मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होता है, साथ में उसके साइड में ना बहुत कोल्ड वाटर पास कराते रहते हैं जिससे कि वो मेटल मेल्ट ना हो, क्योंकि कैथोड रेज क्या कर रही हैं? हीटिंग इफेक्ट कर रही हैं। उसको मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, तो फिर कैसे जाएंगे एक्स रेज, कैसे उनका प्रोडक्शन होगा? तो इसलिए कैथोड रेज किसको प्रोड्यूस होती है? कैथोड रेज से क्या प्रोड्यूस होता है? एक्स रेज भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। कैथोड रेज के लिए जो E/m रेशियो होता है, चार्ज टू मास रेशियो, वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। और इसकी कितनी वैल्यू होती है? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और कितना वैल्यू होती है इसकी E/m की? 1.7511। क्या यूनिट होगी इसकी? ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। E/m का मीन्स क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कूलाम पर केजी। ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होती है और ये कांस्टेंट होती है, माने कैथोड रेज के लिए E/m की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इतना होती है वैल्यू। अब क्यों होती है? क्योंकि इसके लिए कहते हैं कि जो कैथोड रेज में, अब देखो ये उन्होंने ऐसे नहीं बता दिया एक लाइन में कि हाँ भाई कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट होती है, ऐसा नहीं है। कैथोड रेज का जो वो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने गैसें बदल बदल कर देखी। जो गैस रह गई थी ना अंदर, जिसको मैं कह रहा हूँ कम मोलिक्यूल रह गए थे, वैक्यूम पंप से अलग भी कर रहे हैं, तो कुछ जिसके भी रह गए थे, जिस गैस के मोलिक्यूल रह गए थे, उन्होंने वो बदल बदल के देखी। और जो इलेक्ट्रोड लगे थे उनको भी चेंज करके देखा। माने जो कैथोड था, अब मान लीजिए एक बार उन्होंने जिंक का मेटल ले ली, फिर उसकी जगह कोई दूसरी मेटल ले ली, तो मेटल भी चेंज की, कैथोड मेटल भी चेंज की, और जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस थी उसको भी चेंज किया।
तब भी E/m की जो वैल्यू है वो यही आई। तो इसलिए कहते हैं कि कैथोड रेज के लिए E/m की वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। क्लियर है ये सबको बात? तो हम कह सकते हैं कि कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब में होने वाली गैस और जो मेटल रोड है उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। या कह लें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद जो साइंटिस्ट हैं और ज़्यादा भाई उनको क्यूरियोसिटी हुई होगी, यार और कोई तो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है इस एटम के अंदर, तो फिर से एक्सपेरिमेंट होते रहे। तो एक साइंटिस्ट हैं गोल्डस्टीन, तो हम पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, इसको हम कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में आप ये समझिए, ये प्रैक्टिकल किया था एक्चुअल में, पता है साइंटिस्ट ने, ये एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जो पूरा सेटअप है वो किसका है? गोल्डस्टीन का। फिर से वही डिस्चार्ज ट्यूब। अब इसमें आप देखना एक मज़ेदार ये जो बातें हैं, अभी आपको समझ में आएगी बात। एनोड है और ये रहा कैथोड। अब उन्होंने यहाँ पर स्टार्टिंग में इसको होल्स वाला लिया था, क्योंकि गोल्डस्टीन किसके बाद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? जूलियस प्लकर और विलियम क्रूक के। अब अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल में उन्हें पता है कि यार कैथोड रेज तो पहले डिस्कवर हो चुकी है, उसमें तो होल्स उन्होंने बनाए नहीं, अब कुछ नई डिस्कवरी होनी है तो एनोड रेज की होनी है। माने उनको नहीं पता एनोड रेज की होनी है, उनको तो पता है कि कोई नई रेज ही आएंगी, या तो आएंगी या फिर एक्सपेरिमेंट फेल होगा। कम से कम अब यहाँ से तो कोई नहीं जा रही है, अगर जा रही हैं तो फिर वो तो कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट पहले ही हो चुका है। तो इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग से ही क्या लिया? कैथोड को कैसा लिया? पोरस कैथोड बोलते हैं इसको, जिसमें होल्स होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? पोरस कैथोड। तो उन्होंने कैसा को कैथोड लिया? पोरस कैथोड लिया, जिसमें होल्स थे। हाई वोल्टेज है। अब जो उन्होंने लो प्रेशर लिया ना, वो पहले के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा था, है ये लो प्रेशर ही, लेकिन ये कैथोड रेज वाले एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा है। इससे क्या हुआ? वैक्यूम पंप से जो गैसेज होगी तो निकाली होगी बाहर, तो अब ज़्यादा अमाउंट में गैसेज मॉलिक्यूल अंदर होंगे कंपेयर देन कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। तो अब गैसेज मॉलिक्यूल्स अगर होंगे ज़्यादा, ये गैसेज मॉलिक्यूल हैं वो दिख नहीं रहे होंगे, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब उन्होंने इतनी वोल्टेज पर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, तब क्या हुआ कि एनोड से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप सोचो कि एनोड से पहले कितनी सारी बातें हो जा रही है। विद द हेल्प ऑफ एनोड इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो हो रही है, लेकिन ये जो गैसेज मॉलिक्यूल है ना, ये पगला से गए होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे आपस में। ऊपर से क्या हुआ होगा कि इनके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने लग गए होंगे, माने इस गैसेज मॉलिक्यूल, गैसेज एटम से इलेक्ट्रॉन क्या होने लग गए होंगे? निकलने लग गए होंगे। ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और गैसेज आयन कैसे होने लग गए होंगे? आयनाइज होने लग गए होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो गैसेज मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाएंगे, मीन्स उन पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो हुआ क्या होगा? ये जो पॉजिटिव आयन हैं, ये रेज फॉर्म में किधर जा रहे होंगे? कैथोड की साइड, क्योंकि कैथोड कैसा है? नेगेटिव है। और ये जो इलेक्ट्रॉन इधर भी तो मूव कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे होंगे, तो हम कह सकते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन रेज के फॉर्म में तो मूव कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर एक दो बनाए हैं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बने होंगे ना, तो ये रेज के फॉर्म में इधर जा रहे होंगे। तो ये तो है एनोड रेज, क्योंकि एनोड की साइड से आ रही हैं, लेकिन ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं हुई हैं। ये बात ज़रा ध्यान से समझ लो, प्रोड्यूस तो ये उन गैसेज मॉलिक्यूल से हुई हैं, ठीक, एनोड की तरफ से रही हैं, ऐसा लग रहा है उनको। और ये जो यहाँ पर थोड़ी बहुत कैथोड रेज भी फॉर्म हुई हैं, जो कहाँ जा रही हैं? एनोड की साइड। ये कैथोड रेज है।
आप अपनी बुक में देखोगे ना, स्पेशली ICSE वाले, तो आपको दिख रहा होगा कि इस वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दोनों रेज बना के शो की हैं। समझ रहे हो बात, क्यों शो की हैं? पहले वाले एक्सपेरिमेंट में नहीं, इस बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, पहले से ही जिंक सल्फाइड को स्क्रीन के लिए यहाँ पर लगाया था, क्योंकि अब वो जान गए थे, पहले से उनको पता, पहले तो पता नहीं था, लेकिन कैथोड रेज वाले एक्सपेरिमेंट के बाद उनको ये पता चल गया था कि यार चार्ज पार्टिकल हुआ, स्ट्राइक किया तो ग्लो आएगा, तो ग्लो आया, और ग्लो आया तो उन्होंने कह दिया कि यार एनोड की तरफ से कुछ चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं रेज फॉर्म में, उनको उन्होंने कह दिया ये एनोड रेज है। और ये जो उन्हें पता चला, इधर भी लगा है, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन या फ्लोरोसेंट जो सब्सटेंस है वो लगा है इधर जिंक सल्फाइड, तो यहाँ भी आ रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज की बात करें, फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट आप कंपैरिजन करके पढ़िए कैथोड रेज को, तो इजी समझ में आएगी बात। वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में हम क्या कह रहे हैं कि कैथोड रेज कैथोड से मूव कर रही हैं एनोड की तरफ, मींस माइनस से जा रही हैं प्लस की तरफ, तो खुद में नेगेटिव रेज हैं। अब एनोड रेज कहाँ से मूव कर रही हैं, एनोड से कैथोड की तरफ, मींस प्लस से दूर जा रही हैं और माइनस की तरफ को आ रही हैं। तो माइनस की तरफ को आ रही हैं तो खुद कैसी होनी चाहिए, प्लस, क्योंकि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रही हैं, तो इसलिए एनोड रेज कैसी रेज हैं, सीधा लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव रेज है। सेकंड, एनोड रेज को कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं, जैसे कैथोड रेज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रही हैं, और किस तरफ जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, पॉजिटिव की तरफ जाती हैं, क्योंकि खुद नेगेटिव है। तो एनोड रेज को अगर आप मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराएंगे तो ये भी डिफ्लेक्ट होंगी, माने इनमें भी डिफ्लेक्शन होगा। ये एनोड रेज है, सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको आप पास करा रहे हैं, तो अब एनोड रेज किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, नेगेटिव पॉल की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, इसमें भी डिफ्लेक्शन हो रहा है। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी इनकी उनसे थोड़ा कम होती है। फोर्थ क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट को ये भी इफेक्ट करती है, ठीक है, ये भी ब्लैक कर देती हैं फोटोग्राफिक प्लेट को। फिफ्थ, इनके लिए चार्ज टू मास रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, ठीक, चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर आप एनोड रेज वाले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने गैसेस बदली, तो गैसेस बदलने पर उन्होंने देखा कि इसका जो रेशियो है, रेशियो की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनोड रेज किस पर डिपेंड कर रही हैं, गैसेस नेचर पर डिपेंड कर रही हैं। और मैं तभी कह रहा हूँ कि वो गैसेस मॉलिक्यूल से फॉर्म हो रही है ना, तो गैसेस मॉलिक्यूल चेंज होंगे तो एनोड रेज का नेचर भी क्या होगा, चेंज होगा, और एनोड रेज का नेचर चेंज होगा तो चार्ज टू मास रेशियो भी कांस्टेंट नहीं होगा। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, रदरफोर्ड को। तो एनोड रेज जब डिस्कवर हो गई तो उसकी स्टडी किसने की, रदरफोर्ड ने। एनोड रेज की स्टडी जब वो कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एनोड रेज में आप ये समझिए कि जो स्मॉल पार्टिकल हैं उनको उन्होंने डायरेक्टली प्रोटॉन नहीं कहा, उन्होंने जब गैस चेंज की, माने उन्होंने हाइड्रोजन के लिए ऐसा ये एक्सपेरिमेंट किया, ये फिर से वही पोरस कैथोड, ये प्लस हाई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, माइनस बम mmHg, ये प्रेशर। अब उन्होंने यहाँ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब हाई वोल्टेज जब वो अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन एटम होता है ये 1,
इसका मीन्स क्या हुआ कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। माने उनको उस समय नहीं पता है प्रोटॉन, वो तो बता रहे हैं ना इस बात को कि एक प्रोटॉन कैसे है। तो उन्होंने क्या देखा कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस पर कितना चार्ज आ रहा है, 1 प्लस आ रहा है। माने ये ऐसा पार्टिकल रह जा रहा है कि जिसमें 1 प्लस आ रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस लेने के बाद एनोड रेज फॉर्म हुई है, तब आप उसके पार्टिकल्स को क्या कह सकते हैं, एनोड रेज के पार्टिकल्स को, कि ये प्रोटॉन है। और उनकी इस बात को मानकर ऐसा कहते हैं कि एनोड रेज जिन स्मॉल पार्टिकल्स से फॉर्म होती हैं, उन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, प्रोटॉन। स्पेशली हाइड्रोजन गैस के लिए। तो तभी तो आज हाइड्रोजन को क्या कहते हैं आप, अगर हाइड्रोजन का जैसे 1 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो इसमें प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1। अभी आगे आएगा कि ये एटॉमिक नंबर के बराबर ही प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन के इक्वली इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि पूरा एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन पर होता है। अभी आएगा इसी में, चार्ज को डिटरमाइन करने के लिए भी एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब नंबर सेम है, अगर कोई अपना ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो फिर इसमें एक प्रोटॉन ही तो बचेगा। इसलिए हम हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन आयन बने, तो ये इसलिए उसने इनको प्रोटॉन कहा, क्योंकि इनसे एनोड रेज फॉर्म हुई हैं। तो यही स्मॉल पार्टिकल्स तो हैं उसमें, इसलिए रदरफोर्ड को प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है। ठीक है, इतना मैंने आपको जो बताया है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो जाने के बाद थॉमसन बिल्कुल ऐसे हो गए कि यार अब मुझे कुछ और नया करना है। मुझे कुछ और नया करना मींस कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम में है, ये तो कंफर्म हो गया, एटम्स ही तो बने हैं, एटम के अंदर ही तो हैं। ये एटम के अंदर अगर हैं तो कैसे हैं, किस टाइप से हैं, इस बात को बताने के लिए उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। उसको हम बोलते हैं जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल।